आज की कहानी कौवे और उल्लू। बहुत समय पहले की बात है कि एक वन में एक विशाल बरगद का पेड़ कौवों की राजधानी था। हजारों कौवे उस पर वास करते थे। उसी पेड़ पे कौवों का राजा मेघवन भी रहता था। बरगद के पेड़ के ही पास एक पहाड़ी थी जिसमें असंख्य गुफाएं थी। उन गुफाओं में उल्लू निवास करते थे। उनका राजा अरिमर्दन था। अरिमर्दन बहुत पराक्रमी राजा था। कौओं को तो उसने उल्लुओं का दुश्मन नंबर एक घोषित कर रखा था। उसे कौओं से इतनी नफरत थी कि किसी कौवे को मारे बिना वह भोजन नहीं करता था। जब बहुत अधिक कौवे मारे जाने लगे तो उनके राजा मेघवर्ण को बहुत चिंता हुई। उसने कौओं की एक सभा इस समस्या पर विचार करने के लिए बुलाई। मेघवर्ण बोला, मेरे प्यारे कौओं, आपको तो पता ही है, उल्लू के आक्रमण के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हमारा शत्रु शक्तिशाली और अहंकारी भी है। हम पर रात को हमले किए जाते हैं। हम रात को नहीं देख सकते। हम दिन में जवाबी हमला नहीं कर सकते क्योंकि वे गुफाओं के अंधेरे में सुरक्षित बैठे होते हैं। फिर मेघवर्ण ने सियाने और बुद्धिमान कौओं से अपने सुझाव देने के लिए कहा। एक डरपोक कौवा बोला, हमें उल्लू से समझौता कर लेना चाहिए। वह जो शर्त रखे हम स्वीकार करें। अपने से ताकतवर दुश्मन से निपटते रहने में क्या दुख है। बहुत से कौवों ने कां कां करके विरोध किया। एक गर्म दिमाग का कौवा चीखा, हमें उन दृष्टों से बात नहीं करनी चाहिए। सब उठो और उन पर आक्रमण कर दो। एक निराशावादी कौवा बोला, शत्रु बलवान है, हमें ये स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। सियाने कौवे ने सलाह दी, अपना घर छोड़ना ठीक नहीं होगा। हम यहाँ से गए तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। हमें यहीं रहकर और पक्षियों की सहायता लेनी चाहिए। कौओं में सबसे चतुर व बुद्धिमान स्थिरजीवी नामक कौवा था, जो चुपचाप बैठा सबकी दलीलें सुन रहा था। राजा मेघवर्ण उसकी ओर मुड़ा। महाशय, आप चुप क्यों हैं? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। स्थिरजीवी बोला, महाराज, शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो छलनीति से काम लेना चाहिए। कैसी छलनीति, जरा साफ साफ बताओ, स्थिरजीवी राजा ने कहा। स्थिरजीवी बोला, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला कीजिए। मेघवर्ण चौंका, ये क्या कह रहे हो स्थिरजीवी? स्थिरजीवी राजा मेघवर्ण वाली टाली पर जाकर कान में बोला, छल नीति के लिए हमें ये नाटक करना पड़ेगा। हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू जासूस हमारी सभा की कार्रवाई देख रहे हैं। उन्हें दिखाकर हमें फूट झगड़े का नाटक करना चाहिए। इसके बाद आप सारे कौवों को लेकर श्रेय मुख पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं उल्लू के दल में शामिल होकर उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा। घर का भेदी बनकर उनकी लंका ढाऊंगा। फिर नाटक शुरू हुआ। स्थिरजीवी चिल्लाकर बोला, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर राजा। राजा के बच्चे, क्यों हमें मरवाने पर तुला है? मेघवर्ण चीख उठा, गद्दार, राजा से ऐसी बदतमीजी से बातें करेगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? कई कौवों ने एक साथ चिल्ला उठा, इस गद्दार को मार दो। राजा मेघवर्ण ने अपने पंख से स्थिरजीवी को जोरदार चापड़ मारकर तनी से गिरा दिया और घोषणा की कि मैं इस गद्दार स्थिरजीवी को कौवा समाज से निकालता हूँ। अब से कोई कौवा इससे कोई संबंध नहीं रखेगा। आसपास के पेड़ों पर छिपे बैठे उल्लू जासूसों की आंखें चमक उठी। उल्लुओं के राजा को जासूसों ने सूचना दी कि कौवों में फूट पड़ गई है, मारपीट और गाली गलौज हो रही है। इतना सुनते ही उल्लुओं के सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, यही मौका है कौवों पर आक्रमण करने का। इस समय हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। उल्लुओं के राजा अरिमर्दन को सेनापति की बात सही लगी। उसने तुरंत आक्रमण का आदेश दिया। बस फिर क्या था,
हजारों उल्लुओं की सेना बरगद के पेड़ पर आक्रमण करने चल दी, परंतु वहां एक भी कौवा नहीं था। मिलता भी कैसे? योजना के अनुसार मेघवर्ण सारे कौवों को लेकर श्रैमुख पर्वत की ओर कूच कर गया था। पेड़ खाली पाकर उल्लुओं के राजा ने थूका, कौवे हमारा सामना करने की बजाय भाग गए। ऐसे कायरों पर हजार थूक। सारे उल्लू हू कर की आवाज़ निकालकर अपनी जीत की घोषणा करने लगे। नीचे झाड़ियों में गिरा पड़ा स्थिरजीवी कौवा यह सब देख रहा था। स्थिरजीवी ने काका की आवाज़ निकाली। उसे देखकर जासूस उल्लू बोला, अरे ये तो वही कौवा है जिसे इसका राजा धक्का देकर गिराया था और अपमान भी किया था। उल्लू का राजा भी आया। उसने पूछा, तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई? स्थिरजीवी बोला, मैं राजा मेघवर्ण का नीति मंत्री था। मैंने उसको नेक सलाह दी कि उल्लू का नेतृत्व एक महान पराक्रमी राजा कर रहा है। हमें उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेघवर्ण क्रोधित हो गया और मुझे फटकार कर कौवों की जाति से बाहर निकाल दिया। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। उल्लुओं का राजा अमिर्दन सोच में पड़ गया। उसके सयाने नीति सलाहकार ने कान में कहा, राजन, शत्रु की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। यह हमारा शत्रु है, इसे मार दो। एक चापलूस मंत्री बोला, नहीं महाराज, इस कौवे को अपने साथ मिलाने में बड़ा लाभ है। यह कौवों के घर में भेद हमें बताएगा। राजा को भी स्थिर जीवी को अपने साथ मिलाने में फायदा नजर आया, तो उसने स्थिर जीवी को अपने साथ मिला लिया। वहाँ अमिर्दन ने उल्लू सेवकों से कहा, स्थिर जीवी को गुफा के शाही मेहमान कक्ष में बिठाओ। इन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। स्थिर जीवी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपने मुझे शरण दी है, यही बात मैं मुझे अपनी इस शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर सेवक की तरह ही रहने दीजिए। वहाँ बैठकर आपके गुण गाता रहने की ही मेरी इच्छा है। इस प्रकार स्थिरजीवी शाही गुफा के बाहर डेरा जमाकर बैठ गया। गुफा में नीति सलाहकार ने राजा से फिर से कहा, महाराज, शत्रु का विश्वास मत करो। उसे अपने घर में स्थान देना तो आत्महत्या करने का समान है। अमिर्दन ने उसे क्रोध से देखा, तुम मुझे ज़्यादा नीति समझाने की कोशिश मत करो। चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नीति सलाहकार उल्लू अपने 2-3 मित्रों के साथ वहाँ से सदा के लिए ये कहता हुआ गया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। कुछ दिनों के बाद स्थिरजीवी लकड़ियाँ लाकर गुफा के द्वार के पास रखने लगा। सरकार, सर्दी आने वाली है, मैं लकड़ियों की झोपड़ी बनाना चाहता हूँ ताकि ठंड से बचाव हो। धीरे धीरे लकड़ियों का काफ़ी ढेरा जमा हो गया। एक दिन जब सारे उल्लू सो रहे थे तो स्थिरजीवी वहाँ से उड़कर सीधे श्रैमुख पर्वत पर पहुंचा, जहां मेघवर्ण और कौवे सहित उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्थिर जीवी ने कहा, अब आप सब निकट के जंगल से जहां आग लगी है एक एक जलती लकड़ी चोंच में उठाकर मेरे साथ आइए। कौवों की सेना चोंच में जलती लकड़ियां उठाकर स्थिर जीवी के पीछे चल पड़ी। स्थिर जीवी द्वारा ढेर लगाई लकड़ियों में आग लगा दी गई। सभी उल्लू जलने या दम घुटने से मर गए। राजा मेघवर्ण ने स्थिर जीवी को कौवों का रतन की उपाधि दी। मोरल ऑफ द स्टोरी, शत्रु को अपने घर में पनाह देना अपने ही विनाश का सामान जुटाना है।